इसके पहले कि मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊं क्या है, ये मेरा एक पुराना वीडियो है। आप डेट भी इसमें देख सकते हैं, मैंने क्या बोला आप देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा ये मैंने पहले प्रिडिक्ट करा था, ये निपटने वाले हैं। ईरानी कहते हैं, इनके 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 जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, राइट, ये लोग कहते हैं कि किल ऑल द जूस, इजराइल को खत्म कर दो। ये इनके प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। पता नहीं अमेरिका ने आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया। देखिए, ईरान जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि जो ईरान है वो सैंक्शन से टूट जाएगा या मान जाएगा, नहीं। जब तक आप तेहरान में, जहां पे पागल मुल्ले रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जब तक उनके सर पे आप एक डेजी कटर नहीं मारोगे, आप जाके देखिए गूगल में व्हाट इज डेजी कटर। जब तक आप MOAB, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, विच इज द बिगेस्ट नॉन एटॉमिक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस, MAOB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, आप वो नहीं मारोगे या डेजी कटर नहीं मारोगे, इनको समझ में नहीं आएगी बात। आपको इनकी लीडरशिप को साफ करना पड़ेगा, ईरान की लीडरशिप को, और वहां पे आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब जाके इनका दिमाग सेट होगा। इनका दिमाग नहीं सेट होने वाला। ये ईरान जो है यही बातें कर रहा है, सबको इकट्ठा कर दो। अच्छा, देखा आपने दोस्तों। अब चलिए बाकी वीडियो पर। मेजरली राइट में मैंने आपको यह बताया था कि क्यों ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं, क्योंकि यूएस ने, जहां का ओरिजिनली हेलीकॉप्टर था, उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। बोला कि साहब आप स्पेयर पार्ट्स नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सारा जुगाड़ से चलता है इनका मामला। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो ईरान का राष्ट्रपति है, उसके पास तो ईरान का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर और सबसे अच्छे पायलट होने चाहिए। ऐसा कैसे कि एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर, ठीक है जी, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि ईरान का जो हेलीकॉप्टर है, जो उनका राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहा है, 3 ईरान के हेलीकॉप्टर है, उसमें से जो ईरान का हेलीकॉप्टर है जिसमें उनका राष्ट्रपति चल रहा है, उस हेलीकॉप्टर को सबसे अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस की होगी, सबसे अच्छी तरीके से उसको स्पेयर पार्ट्स लगाए होंगे, उसमें सबसे अच्छी तरीके से उसके सेफ्टी चेक्स करे होंगे। दोस्तों, एक ही जैसा मौसम, कह रहा खराब मौसम की वजह से, और तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे हैं, तो मौसम सिर्फ बीच वाले के लिए खराब तो नहीं है, दाएं और बाएं वाले के लिए भी उतना ही खराब है मौसम। एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। चलिए हम मान के चलते हैं इनहेरेंटली अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होते हैं, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जितने स्टेबल नहीं होते हेलीकॉप्टर, इसलिए वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन जैसा कि होता है कि साहब किसी ना किसी को तो फायदा होता है, इन सबके मरने में फायदा किसको है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन है जो मार सकता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा, मैं आपको कुछ सबूत देने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको कुछ जिसको कहते हैं ना कि रेफरेंसेस देने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्लाहियान, ये कौन थे? ही वॉज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इजराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। ये उस लेवल की बातें इसलिए करता था क्योंकि ईरान की जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं, वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर कंटेन्ड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं। वो डर के मारे चुप हैं। लेकिन दुनिया भर के ईरानियन जो हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहो, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। यार, मैंने बोला ये है क्या? ये जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? तुमसे किसी ने इजराइल को यह थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का आया कि भाई देखो, हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। अब भाई साहब, तीन फैक्टर इन प्ले हैं यहां पे। मैं साफ सीधी आपको बात बता दूं, 3 फैक्टर्स इन प्ले। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि ये मर गया? मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं, कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। और ये 1979 के बाद, जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं, तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार।
ऐसा मामला हो गया। वो हिजाब का केस था, वो लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरी को भी मार दिया, कोमा हो गया, फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद मर गई, आपने सुना ही होगा। और कितने 100 लोग मारे दिए गए और गायब हो गए, ये भी आपने सुना होगा। मारे गए कितने, गायब हो गए, किसी को नहीं पता, ये हिजाब की कंट्रोवर्सी में। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। इजराइल ने बोला भैया हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि किसका फायदा था यार, सबसे बड़ी बात, फायदा किसका था? फायदा उस बंदे का था जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बना दिया है। दोस्तों, जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना है उसका नाम है मोहम्मद मुकबर। मोहम्मद मुकबर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि इब्राहिम रियासी के नंबर 2। और लोग कह रहे थे कि इसको, और लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि इसको सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, ऐसा है कि इसको मानिए जैसे कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने किसी के लिए 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशियरी, यानी कि अगर वो मरेगा तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, जब वो बंदा मर जाता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठा के ले जाएगी? शक की सुई आपके ऊपर आएगी ना, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हैं। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुकबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। और ईरान के अंदर यह सिस्टम काफी टाइम से चलता आ रहा है, इसको हटा दो, उसके लिए कोई र्यूमर फैला दो, इसको बोलो कि यह करप्ट है, इसको बोलो कि यह वफादार नहीं है। तो यह ईरान में बहुत चलता है, ये ईरान में बहुत चलता है। पहली शक की सुई इसकी ओर जाती है। दूसरी शक की सुई लोग कह रहे हैं, और अब ये आवाजें और तेज हो रही हैं दोस्तों, धीरे धीरे ये आवाजें और तेज हो रही हैं कि इजराइल ने निपटा दिया। बहुत पहले से मैं कहता चला आया हूं ये बात, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इजराइल की मजबूरी है इनको निपटाने की। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मारा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर मैं कह रहा हूं कि इजराइल की मजबूरी है इनको मारना। क्योंकि इजराइल आज से नहीं, दशकों से यही बात अमेरिका से कह रहा है कि बॉस, ये हिजबुल्ला है, हमास है, हुथी हैं, ये सब वैसे हैं जैसे खाने में अचार, पापड़, सलाद होते हैं, असली में दाल, रोटी, सब्जी, पनीर कुछ और है। तुम उधर देख नहीं रहे, तुम देख रहे हो ये सब छोटी मोटी चीजें विच आर नॉन एसेंशियल, मे बी टेस्टी बट नॉन एसेंशियल। अमेरिका ने बोला नहीं, तुम ईरान को कुछ नहीं कहोगे, ईरान को कुछ नहीं कहोगे। आपको पता है, ईरान इज दिस क्लोज to becoming a formal nuclear power, this close. ईरान is this close. तो कौन नहीं चाहता था ईरान न्यूक्लियर पावर बने? सोचिए, कौन नहीं चाहता था? इजराइल नहीं चाहता था, क्योंकि हर समय ईरान ने यही बोला है कि बम मार के सारे यहूदियों को मार दो, थ्रो द जूज इनटू द सी। ये ईरान कहता चला आ रहा है आज तक यार। ईरान, कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब ईरान की टॉप लीडरशिप इजराइल को धमकी नहीं देती कि तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। खुल के बोलते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इजरायलियों ने मिलकर निपटा दिया इसको? बोला कि बहुत चूचू कर रहा था, निपटाओ उसको। क्योंकि एक रबाए, जैसे कि हमारे यहां मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, या मुसलमानों में मौलवी होते हैं, वैसे यहूदियों में रबाए होते हैं। और एक बहुत मशहूर, बहुत बड़े नामी ग्रामी रबाए ने यह बोला है कि इस आदमी को कुत्ते की मौत मिली है। उसने स्टेटमेंट दिया है कि दिस मैन, ही हैज डाइड अ डॉग्स डेथ, दिस डॉग हैज बीन किल्ड बिकॉज ये कह रहा था कि मैं यहूदियों को टांग दूंगा, मैं यहूदियों को मार दूंगा। और भगवान ने इसको डिवाइन पनिशमेंट दी है कि इसको बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया, हवा में उड़ा दिया हेलीकॉप्टर के साथ। यह भी बात है। तो अब आप बात सोचिए कि ये कैसे करा होगा अगर इजराइल ने करा होगा। दोस्तों, इजराइल की मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हमें पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। उसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिए थे, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी। जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली, किडॉन ने उसको ढूंढ के निपटाया। ये यहूदियों का और ये किडॉन का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप इजराइल के खिलाफ करेंगे, कुछ भी करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डालेंगे जान से।
आपको पता है एरिक आइकमैन की स्टोरी आपने सुनी है दोस्तों? एरिक आइकमैन की स्टोरी। एरिक आइकमैन एक नाजी वॉर क्रिमिनल था, एसएस कहते हैं। एसएस हिटलर के खास एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नाम था एसएस। वो एसएस का मेंबर था और उसने कई यहूदियों को मरवाया था, लाखों दर लाखों की तादाद में। जब लड़ाई खत्म हुई तो भाग गया, अर्जेंटीना में छुप गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चुपचाप। उसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। एक दिन जूस को यह पता लग गया, इजरायलियों को यह पता लग गया कि एरिक आइकमैन इधर छुपा है। उन्होंने टीम भेजी अर्जेंटीना। वो टीम अर्जेंटीना में पहुंची, मोसाद की टीम, उसको किडनैप करा। उसको किडनैप करके वापस इजराइल लेकर आए, जज के सामने खड़ा करा, टांग दिया। ये है इजरायली। तो दूसरी शक की सुई जो जाती है दोस्तों, वो जाती है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल कभी कहता नहीं है। देखिए इजरायलियों के साथ एक बात है, ये ईरानी बहुत बोलते हैं हम मार देंगे और जिस दिन कयामत के दिन आएगा उस दिन ये होगा कयामत। इजरायली कभी कुछ नहीं बोलता, कयामत फयामत ये सब बातें नहीं करते वो लोग। इजरायलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना, हम कुछ बोलेंगे ना, हम तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया। दैट्स इट। दे डोंट टॉक, दे जस्ट डू। क्या ये इजरायलियों ने मारा? इट इज हाईली पॉसिबल, इट इज हाईली पॉसिबल कि इजरायलियों ने मार दिया होगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, वो मार देते हैं, वो फिर बातचीत नहीं करते, कहीं पर भी छुपा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बंदा छुपा है तुर्की में, जो छुपा है कतर में, वो कितना भी छुप ले, आज नहीं तो 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद, कोई ये जाएगा ना घर से बाहर निकल के। ये घर से बाहर निकला और इसने बोला कि मेरा कोई गेस्ट आया है, मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूं। सामने वाली छत पे बैठा स्नाइपर, एक सिंगल हेडशॉट, कहानी खत्म। ये करते चले आए हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये आप जाके इंटरनेट पे जाके ढूंढिए किडॉन, KIDON। किडॉन करता क्या है? किडॉन यही काम करता है। और तीसरी शक की सुई किस पे जाती है भाई? शौक लगेगा आपको। तीसरी शक की सुई जाती है चीनियों पर और अमेरिकन पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में खामनेई के बेटे का हाथ, ऐसा बताया जा रहा है। जिस तरह से अभी ग्लोबल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जब मौसम खराब था तो अचानक से वहां पे एक तरह से हेलीकॉप्टर ले जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन माना जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। लेकिन जिन हालातों में ये दुर्घटना हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ हैं जो इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे सत्ता की लड़ाई भी मान रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि रईसी की मौत ईरान में कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। ईरान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो सुप्रीम लीडर की मंजूरी से उपराष्ट्रपति, संसद के स्पीकर और चीफ जस्टिस एक काउंसिल बनाते हैं और एक नया राष्ट्रपति चुनते हैं। रईसी के बाद अब ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वैसे तो कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दावेदार है वो मोहम्मद बागेर गालिबाफ का नाम सबसे आगे है। गालिबाफ संसद के स्पीकर हैं। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी, गालिबाफ की नजरें राष्ट्रपति पद पर हैं। गालिबाफ 2017 और 2021 में इब्राहिम रईसी के कारण राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए थे। 2017 में रईसी को हसन रूहानी ने हरा दिया था, जबकि 2021 में रईसी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खान खामेनेई का समर्थन हासिल था और वो जीत गए थे, और इसी कारण गालिबाफ रेस से बाहर हो गए थे। लेकिन 2025 में वो रईसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मूड बना रहे थे। अब जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके पीछे अयातुल्लाह खान खामेनेई के बेटे मोजताबा खामेनेई का हाथ बताया जा रहा है। कई ईरानी एक्टिविस्ट ने यह सवाल उठाया है। दरअसल अयातुल्लाह खान खामेनेई 85 साल के हो चुके हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। अब तक तो इब्राहिम रईसी को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। अब जिस तरह से रईसी की मौत हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं खामेनेई के बेटे का रास्ता साफ हो गया है और इसीलिए उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।